उसी में हुआ सर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीसी सर्किट है ना। ठीक है, एक होता है एसी सर्किट, एक डीसी सर्किट। पहले हम लोग डीसी सर्किट ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एसी सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पहले सिंपल भाषा जान लीजिए कि जैसे आपसे कोई पूछे कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है। देखो, जो एसी करंट होता है वो समय के साथ परिवर्तित होता है। एसी वोल्टेज, एसी करंट क्या होते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। कभी जीरो होगा, कभी मैक्सिमम होगा, कभी उस जीरो से कम होगा। ठीक है, माइनस में भी जाएगा। आपने सुना होगा कि आपको जब एसी करंट मारती है तो एक बार छोड़ के एक बार पकड़ लेती है। ठीक है, जब वो जीरो होती है तो आपको छोड़ देती है, फिर मैक्सिमम होती है तो पकड़ लेती है। लेकिन डीसी करंट आपने सुना होगा एक बार पकड़ लेगी तो छोड़ेगी नहीं, पकड़े ही रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डीसी करंट और वोल्टेज होते हैं वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट बने रहते हैं जितना होते हैं। ठीक है, तो ये वही जो डीसी करंट और डीसी वोल्टेज जो है, अगर कोई डीसी सोर्स लगा हुआ है और उससे डीसी करंट निकल रही है, जिस परिपथ में ये लगे होते हैं, उस परिपथ को ही हम लोग कहते हैं, ठीक है, डीसी सर्किट। और इस सर्किट को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं CKT, शॉर्ट में हम लिखते हैं। ठीक, CKT। अब देखिए, ये जो एसी परिपथ होते हैं उसमें आपके रेजिस्टेंस भी होते हैं, इंडक्टेंस भी होते हैं और कैपेसिटेंस भी होते हैं। लेकिन जो प्योर डीसी सर्किट होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे और उन्हीं का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट, इसे हम कहते हैं श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ क्या कहते हैं? श्रेणी परिपथ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपके रेजिस्टेंस मिलेंगे। ये रेजिस्टेंस में ये जो होता है इसे हम कहते हैं स्टार्टिंग। इसे हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग। और इसे कहेंगे फिनिशिंग। इसे हम कहेंगे फिनिशिंग। इसे यस से प्रदर्शित करेंगे और इसे एफ से प्रदर्शित करेंगे। मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे फिनिश हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए, अब ये जो सीरीज और इन सब रजिस्टर को अगर एक से अधिक रजिस्टर हम इंड टू इंड जोड़ रहे हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस का फिनिशिंग लेके दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग से जोड़ दे रहे हैं, फिर तीसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग से इसका फिनिशिंग जोड़ रहे हैं दूसरे का, तो ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि जैसे मान लीजिए आपको पाइप, जैसे आप पाइप जोड़ते हैं पानी जाने के लिए, वो किस में जोड़ते हैं आप? सीरीज में। पाइप को जो जोड़ते हैं आप ऐसे जोड़ते हैं ना, ऐसे पानी जा रहा होता है ऐसे, आप फिर आप यहाँ पे दूसरी पाइप ऐसे ला के जोड़ देते हो ऐसे। ठीक, फिर यहाँ से दूसरी पाइप, फिर यहाँ से दूसरी पाइप। ठीक है, ऐसे जोड़ते चले जाते हो। अब पानी जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें रास्ता एक है। ठीक है, अभी आपका अगर कहीं दूसरी जगह पानी ले जाना है, दो जगह तो आप कुछ और लगा देते हो, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। तो अब यहाँ पे, यहाँ तक तो आपका सीरीज था,
जहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा था। लेकिन अगर रास्ता बट गए तो हम उसे सीरीज कनेक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। अभी पैरेलल भी नहीं कहेंगे, ठीक है। पैरेलल कब कहेंगे हम वो भी बताएंगे, लेकिन बस अभी जान लीजिए अगर रास्ता बट गया हम ये नहीं कहेंगे कि ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज में सिर्फ और सिर्फ पानी एक ही रास्ते से जाएगी। सीरीज में सिर्फ और सिर्फ ये जो करंट होगा एक ही प्रतिरोध से जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पाइप जोड़ रहे थे, पाइप में पानी जा रहा था, यहाँ पे हम प्रतिरोध जोड़ेंगे तो प्रतिरोध में क्या जाएगा, करंट जाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही, मतलब वो जो करंट जाने का रास्ता होगा एक ही होगा, प्रतिरोध जो उसे रास्ता देगा एक ही देगा। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब अब हम जैसे जोड़ना है अब हमें भाई, तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हम 3 प्रतिरोध लेते हैं, हमारे पास एक ये प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध हमारे पास ये है। मान लीजिए ये इसका स्टार्टिंग है और ये इसका फिनिशिंग है, ये इसका स्टार्टिंग है और ये इसका फिनिशिंग है, ये इसका स्टार्टिंग है और ये फिनिशिंग है। इसको 1 2 भी लिख सकते हैं, ये पहला दूसरा पहला दूसरा ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ से फिर ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से खत्म हो गया, स्टार्ट फिर खत्म हो गया, ठीक है। अब हमको इसको सीरीज में जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, पहला का ये जो फिनिशिंग है दूसरे के स्टार्टिंग के साथ जोड़ देंगे, फिर ये पहला का फिनिशिंग दूसरे के स्टार्टिंग के साथ जोड़ देंगे, ऐसे ही आएगा, फिर इसे जोड़ देंगे। तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। कैसे दिखेगा भाई, ये ठीक ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। ये इसका स्टार्टिंग है और इसका ये फिनिशिंग है और इसका ये स्टार्टिंग है, ठीक है। इसका ये फिनिशिंग है, फिनिशिंग है और ये इसका स्टार्टिंग है। इसी प्रकार ये इसका क्या होगा, फिनिशिंग है, ठीक। अब देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, श्रेणी में। तो जिसमें भाई करंट जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, जिस प्रतिरोधों में करंट जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो, उस परिपथ को हम कहते हैं श्रेणी परिपथ, ठीक। अब इसमें मान लीजिए हम वोल्टेज लगा दे रहे हैं, डीसी वोल्टेज लगाएंगे, डीसी परिपथ है, बैटरी हमने इसमें लगा दिया है, ये भी, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, 20 वोल्ट की बैटरी। अब ये मान लीजिए आपका R1 रेजिस्टेंस है, चलिए इसको नीचे ही लिखते हैं, चलिए ऊपर लिखते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब देखिए यहाँ से करंट चलेगी, अब ये करंट कितना यहाँ से निकलेगी ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कुल लोड कितने लगे हुए हैं। करंट का मान किस पे डिपेंड करता है, लोड जो लगे हुए हैं, और यहाँ पे लोड क्या है, R1 R2 R3। तो ये टोटल लोड मिल के इस करंट को बुलाएंगे अपनी ओर, अकेले कोई नहीं बुलाएगा, टोटल ये करंट डिपेंड करेगा इन टोटल लोड पे, ठीक है। और इस करंट का मान हम ओम के नियम से ही निकालेंगे, V बराबर IR से ही, ठीक। तो देखिए यहाँ पे R1 R2 R3 लोड लगे हुए हैं। अब इन लोड को हम कैसे जोड़ेंगे, ये मतलब कि अभी पता चलेगा ये योगात्मक नेचर के हैं कि नहीं, मतलब इनका जो नेचर है जुड़ने वाला वो एडिटिव टाइप का है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अब ये करंट आई यहाँ से चली गई, अब यहाँ से ये करंट आई यहाँ पहुँचेगी, फिर ये करंट आई यहाँ पहुँचेगी और फिर यही करंट आई इस प्रतिरोध में भी जाएगी, यही करंट, और इस प्रतिरोध में भी यही करंट जाएगी, और फिर यहाँ से फाइनल जितना आई इधर आएगी उतना ही आई यहाँ से निकल के चली जाएगी अपने इस पॉइंट पे, जी सर, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए ये करंट आई इस R1 प्रतिरोध में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ होगा वोल्टेज का ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, पावर लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। और वो पावर लॉस जो होता है वो किस रूप में होता है, रेजिस्टेंस में, हीट के रूप में। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमें हीट देखने के लिए मिलेगा। जैसे जो हीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, हमारे बल्ब जो लगे होते हैं वो हाई रेजिस्टिव नेचर वाले उसमें जो लगे होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। तो आप देखते हैं रेजिस्टेंस मतलब आपको याद होना चाहिए जो पावर लॉस होता है वो किस रूप में होता है, हीट के रूप में,
हीट के रूप में पावर का वहाँ भी लॉस होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, ठीक। अब ये यहाँ भी जाएगी तो यहाँ भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा, यहाँ भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा। देखिए ओम के नियम के अनुसार इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस मान लीजिए हम इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ से लेके इसके फिनिशिंग पॉइंट तक जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो कितना होगा, आई आर वन। हाँ, वोल्टेज का ड्रॉप जो होगा वो यहाँ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा आई आर वन, और इसे हम कह दे रहे हैं ये V1 है, कोई दिक्कत, ठीक है। इस प्रकार ये V1 होगा, और यहाँ भी जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो कितना होगा भाई, आई आर टू, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अक्रॉस मतलब आर पार, ठीक है, कितना होगा ये हम कह दे रहे हैं V2 है। इसी प्रकार यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस वो हम कह दे रहे हैं V3 है, ठीक है। और ये कितना होगा भाई, यहाँ पे आई आर थ्री, ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, यहाँ लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 रजिस्टर, ठीक है। देखिए वोल्टेज ड्रॉप को हम हिंदी में भी आप लोग जानते रहिए, मतलब हिंदी तो जानना ही है लेकिन इंग्लिश भी जानते रहिए। इसे हम कहते हैं विभव, विभव पात, ड्रॉप को पात कहते हैं, विभव पात। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, आर पार, ठीक है, मतलब R1 रेजिस्टेंस के आर पार विभव पात, मतलब कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ इस R1 रेजिस्टेंस के आर पार, ठीक है। तो आपने अभी निकाला कितना हुआ भाई, हाँ आई आर वन, ठीक है, मतलब यहाँ लिख देंगे V1 बराबर आई आर वन। इसी प्रकार लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 रजिस्टर, R2 रजिस्टर कितना होगा भाई, V2 बराबर आई R2, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे हम लोग, देखिए वोल्टेज अक्रॉस R3 आई आर थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, केवीएल का सेकेंड नियम क्या कहता है, जितना किसी लूप पीएमएस पे वोल्टेज जाता है उतना ही, हाँ, जितना वोल्टेज सोर्स लगा होता है उतना ही वोल्टेज सभी रजिस्टर में ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, केवीएल लॉ। तो हम यहाँ कहेंगे, ठीक है, लिखिए वोल्टेज ड्रॉप, देखिए ड्रॉप अक्रॉस होल सर्किट, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस मतलब होल मतलब पूरे परिपथ में, लिख लेना आप लोग, समझ में आ रहा है ना। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस होल सर्किट है, मतलब पूरे परिपथ में, होल का मतलब पूरे, सर्किट का मतलब परिपथ, यहाँ लिखा हुआ है ना, सर्किट का मतलब परिपथ, पूरे परिपथ में। तो देखो पूरे परिपथ में जब आप वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो वही लगाएंगे केवीएल लॉ, ठीक है। क्या होगा भाई, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर होगा ना। अप्लाइड वोल्टेज जो होगा, टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप है सबका बीजगणितीय योग बराबर होगा ना। तो देखिए यहाँ पे V1 का मान क्या है,
आई R1 प्लस V2 का मान क्या है आई R2 प्लस V3 का मान क्या है आई R3। तो यहाँ से देखिए आप निकाल सकते हैं आई सब कॉमन है, तो यहाँ देखिए V बराबर आपका आ जाएगा आई कॉमन ले लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यस सर। चलो अब यहाँ लिख देते हैं। अब देखो ये V बटे में I हो जाएगा, ठीक है, ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये टोटल वोल्टेज बटे में टोटल करंट है, ओम का नियम। यस सर। R बराबर क्या होगा टोटल वोल्टेज बटे में टोटल करंट, ये है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, समझ में आया। जी। R बराबर क्या मिला भाई R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो R है ये R इसे हम कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस। इस R को हम क्या कहते हैं इस R को हम कहते हैं, जहां लिख लीजिए वेयर जहां R टोटल रजिस्टर नहीं रेजिस्टेंस ना, ठीक है, या हम इसे कहेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या हम इसे कहेंगे भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल मतलब आप समझ ही रहे हो, इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावी, इफेक्टिव मतलब प्रभावी, और ये इक्विवेलेंट मतलब होता है तुल्य, इक्विवेलेंट मतलब तुल्य, ठीक है। अब देखिए टोटल मतलब ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ हम लिख देंगे RT का मतलब समझेंगे टोटल रेजिस्टेंस है, इसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ये निकाला गया है, ठीक है। तो इसे हम RT लिखते हैं, इसे हम RT लिखते हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या लिख सकते हैं RT लिख सकते हैं, REQ मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और RE लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो समझ में आया, कहने का मतलब ये जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं वो होते हैं भाई योगात्मक नेचर के। कैसे होते हैं योगात्मक, ठीक है, मतलब जोड़ने वाले एडिटिव नेचर के। ये क्या है योगात्मक प्रकृति के, ठीक है। कैसे होते हैं योगात्मक प्रकृति के, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एडिटिव नेचर। कैसे होते हैं एडिटिव नेचर के। तो समझ में आया यहाँ पे ना, हमने इंड से इंड रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, ऐसे ही हम जोड़ते चले जाएंगे। तो हम कहेंगे इसमें करंट तो हम देख रहे हैं भाई एक ही है, लेकिन हमारा वोल्टेज हम देख रहे हैं वो अलग अलग लोड पे अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए ये जो होता है हम कभी भी सीरीज की तरह अपने घरों की वायरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एक लोड अगर किसी तरीके से खत्म हुआ तो हमारे ये सभी लोड बंद हो जाएंगे, क्योंकि करंट लोड जलने का मतलब उसका वाइंडिंग वगैरह कुछ भी जली होगी। जैसे बल्ब यहाँ पे लगा होता, बल्ब ऐसे होता है ना, जैसे सिंपल यहाँ से 2 तार ले जाके आप इसको लगा दो बल्ब हमारा जलने लगेगा, ऐसे ही होता है ना। अब यहाँ मान लो बल्ब लगा है, इसकी इससे वाइंडिंग टूट गई तो इसका मतलब करंट आएगा यहाँ पे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाने लगेगा, करंट का मान यहीं 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से करंट निकलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से करंट निकलेगा ही नहीं। जब तक हमारी सर्किट क्लोज नहीं होगी तब तक करंट नहीं निकलेगी। जैसे आप चार्जर लगा के स्विच ऑन कर दो और मोबाइल में से चार्जर को नहीं डाले हो तब तक उस चार्जर में से करंट निकलेगी ही नहीं, ठीक है। जैसे ही आप मोबाइल में से खोसोगे फिर करंट निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी वायरिंग जो है, और हम देख रहे हैं प्रत्येक लोड पे वोल्टेज भी बढ़ जाना है, लेकिन हम अपने घरों में जो भी वोल्टेज लगाते हैं हम क्या देखते हैं सबका वोल्टेज समान होता है,
बस सबका पावर और करंट जो रेटिंग होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन वोल्टेज आप देखेंगे सबका समान होता है ना। ठीक है, ठीक है। तो हेडिंग डालनी है आपको, सीरीज सर्किट। हाँ लिखिए, ऐसा परिपथ ऐसा परिपथ जिसमें जुड़े सभी प्रतिरोध में धारा बहने के लिए, जिसमें जुड़े सभी प्रतिरोधों में लिख लीजिएगा ना, जिसमें जुड़े सभी प्रतिरोधों में धारा बहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग हो। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, प्रतिरोध R1, R2, R3, प्रतिरोध R1, R2, R3 एक दूसरे से इंड टू इंड, एक दूसरे से इंड टू इंड इस प्रकार से जुड़े हुए हैं R1, R2, R3। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्रतिरोध R1, R2, R3 इंड टू इंड, E एंड D ना लिखने आ जाएगा। हाँ सर आता है। इंड टू इंड इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि उसमें धारा प्रवेश के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, कि उसमें धारा प्रवेश के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है। तो ऐसे परिपथ को लिख लीजिए, तो ऐसे परिपथ को श्रेणी परिपथ कहते हैं, और ऐसे संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। तो ऐसे परिपथ को श्रेणी परिपथ कहते हैं और ऐसे संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ये जो कनेक्शन है, ये कौन सा कनेक्शन होगा? श्रेणी। और ये जो परिपथ पूरी बनेगी, परिपथ मतलब क्या? जिसमें वोल्टेज सोर्स लगे हों, लोड लगे हों और वो एक तार द्वारा क्लोज हो, उसे हम परिपथ कहते हैं। जी सर। तो ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ करंट एक ही रास्ते से जाए, फिर वो अपने वापस आ जाए, ठीक है, ये श्रेणी परिपथ हुआ। और जो कनेक्शन हमने ये किया है, ये श्रेणी कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना? चलिए, अच्छा लिख लीजिए। अच्छा, स्पष्ट है कि चित्र से लिख लीजिए, चित्र से स्पष्ट है कि श्रेणी परिपथ में, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको याद करके रखना है एकदम। श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान तथा विभव या विभवांतर लिख लीजिए असमान होते हैं, ठीक है। श्रेणी परिपथ में क्या होता है भाई? धारा आप देख रहे हैं, सभी रेजिस्टेंस में धारा एक समान बह रही है, लेकिन असमान विभव है, वो क्या है? असमान है, ठीक है। वोल्टेज क्या है? असमान है। ये की पॉइंट है, वैसे आपसे पूछा जाता है श्रेणी परिपथ में क्या समान होता है, क्या असमान होता है, ठीक है। अब जैसे हम अभी आगे समांतर जब परिपथ पढ़ाएंगे तो ऐसे याद करना, समांतर में विभवांतर समान, समांतर में विभवांतर समान, तो अपने आप अगर उसमें ये है तो उसमें असमान होगा, ठीक है। कितना समझ में आया? ये आप लोग नोट करिए।
देखिए हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस था वो RT बराबर आया था R1 प्लस R2 प्लस R3 यही था। अगर हमें कंडक्टेंस निकालना होगा तो इससे इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। और जी बराबर क्या होता है? जी बराबर रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है ना। तो रेजिस्टेंस बराबर निकालेंगे तब 1/जी। ठीक। अब रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है ओम, तो कंडक्टेंस का मात्रक क्या होगा? महो। महो का और क्या कहते हैं? हाँ, महो को साइनस भी कहते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल कंडक्टेंस इस परिपथ का। ठीक है ना। तो लिखेंगे टोटल कंडक्टेंस GT बराबर होगा 1/में R1 है तो G1 1/में G2 प्लस 1/में G3। साथ में लिखते रहिए आप लोग। ठीक। तो चलो पहले देख लो फिर लिखो। अब देखो अब हम निकालेंगे पावर लॉस। ठीक है, क्या निकालेंगे? पावर लॉस इन R1 रेजिस्टेंस। सिंपल तो आता होगा ना इसमें। पावर लॉस किसमें निकाल रहे हैं हम? R1 रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो R1 रेजिस्टेंस में पावर लॉस निकाल रहे हैं तो हम कह देंगे P1 बराबर। देखिए पावर लॉस क्या होता है भाई? इस रेजिस्टेंस में जितना करंट जा रही है इस रेजिस्टेंस का गुणा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन इस करंट का स्क्वायर कर दें, जैसे 2 एम्पियर करंट जा रही है तो हम 4 कर दें, 4 का गुणा इस रेजिस्टेंस में कर दें तो हम उसे कहेंगे पावर लॉस हो गया। ये क्या हुआ? पावर लॉस। इस करंट का स्क्वायर करके इस रेजिस्टेंस में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ जो पावर लॉस होगा P1 बराबर, करंट तो एक ही है, I का स्क्वायर और ये हो जाएगा R1। I का स्क्वायर और ये हो जाएगा R1। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे पावर लॉस इन R2 रेजिस्टेंस। ये क्या होगा भाई? P2 बराबर I स्क्वायर R2। फिर लिखेंगे पावर लॉस इन R3 रेजिस्टेंस। ठीक है, R3 रेजिस्टेंस में पावर लॉस ये हो जाएगा P3 बराबर I स्क्वायर R3। ठीक है, अब टोटल पावर मान लीजिए P है। अब पूरे परिपथ का पावर लॉस, पूरे परिपथ में जितना भी पावर होगा उतना ही जाके लॉस होगा। ठीक है ना। हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था भाई? केवीएल लॉ में एनर्जी का क्या होता है? जी एक तरफ से मतलब जो यहाँ जाता है वो दूसरी तरफ ऊर्जा संरक्षण। केवीएल किसको बताता है? ऊर्जा संरक्षण। मतलब जितना ऊर्जा होगी उतना ही ऊर्जा खर्च होगी, जितना पावर होगा उतना ही पावर खर्च होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हमारा टोटल पावर PT है तो PT बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। समझ में आया? चलिए यहाँ तक लिखिए आप लोग। तो यहाँ पे आपने देखा ये जो पावर है यह भी क्या है भाई? पावर कैसा होता है? योगात्मक प्रकृति का। ऐसे लिख लीजिए कि पॉइंट करके अपना, यहाँ भी योगा। पावर लॉस रेजिस्टेंस मतलब इसे क्या कहते हैं? ठीक है, हो गया ना? यस सर। अब देखिए, अब इसको भी मिटा दे रहे हैं ना।
कहने का मतलब ये जितने रेजिस्टेंस जुड़े रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, इसको हम दे रहे हैं 20 वोल्ट, ठीक। ये मान लीजिए 2 ओम का है, ये है भाई 3 ओम और ये 5 ओम, ठीक है। इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो आप लोग बता सकते हैं ये करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। जितना रेजिस्टेंस होगा फिर ओम के नियम से टोटल करंट की वैल्यू, ये करंट की वैल्यू मतलब टोटल रेजिस्टेंस बट्टे में टोटल वोल्टेज बटे में टोटल रेजिस्टेंस, फिर निकल के हमारी ये टोटल करंट जाएगी। ये कितना करंट यहाँ जाएगी, जितना ये रेजिस्टेंस होंगे। तो देखिए इसको, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस को हम जोड़ लेंगे, सिंपल 3 2 5 5 10। तो इसे हम कहते हैं, हमारा जो RT है भाई वो है 2 + 3 + 5, ये है 10 ओम का। ये जो हमारा परिपथ है ना, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। अब ये 10 ओम के रेजिस्टेंस के कारण ये करंट आई जा रही है, ठीक है, ये करंट आई जा रही है। तो यहाँ पे जो हम जानते हैं ओम का नियम जो है V बराबर होता है IR। तो I ये किस पे डिपेंड है, ये I अगर हम ऐसे निकालें I बराबर V बटे में R, तो ये I कितना जाएगी, जितना रेजिस्टेंस होगा। तो कहने का मतलब हमारा टोटल वोल्टेज तो है भाई 20 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हम निकाल लिए 10 और ये कट जाएगी हमारी 2 एम्पियर की करंट इस सर्किट में से निकल के जाएगी भाई, 2 एम्पियर की, ठीक है। यस सर। तो मतलब आप लोग सीरीज में रहेगा तो रेजिस्टेंस जोड़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपली ऐसे जोड़ लेना है। अब देखिए एक चीज और, लिखते रहिए आप, लिखते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, जल्दी से बनाइए एकदम। अब देखिए जैसे कि रेजिस्टेंस लगा है भाई यहाँ पे, मान लीजिए ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे RT 2 + 2 + 2 + 2, कितना हुआ 8 ओम। 8 ओम, इसका मतलब ये है कि ये 4 × 2 ओम ना, मतलब 2 ओम के जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो बराबर है। तो कितने रेजिस्टेंस हैं हम उतने का गुणा कर दें, हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। 4 ही थे ना, 1 2 3 4 में समान अगर रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो हम उतने का ही गुणा कर दें जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ऐसे पूछता है ये सवाल, कैसे पूछेगा भाई, देखिए 10 ओम, सवाल ऐसे आएगा क्वेश्चन में, 10 ओम के रेजिस्टेंस, ठीक है, 10 ओम के रेजिस्टेंस 100 बार या टाइम्स जुड़े हैं, तो टोटल क्या होगा, क्या होगा, तो कितना होगा, तो आप कहेंगे जितने कितने 100 ओम के रेजिस्टेंस, 10 ओम के रेजिस्टेंस अभी जुड़े हुए हैं 10,000 बार, 10,000 बार, हाँ 100 बार ना, तो आप कहेंगे 100 × 10 ओम मतलब 1000। RT बराबर कितना आ जाएगा 1000। RT बराबर 1000 ओम, ठीक।